हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री और टॉपिक है हमारा मौर्य काल की राजनीतिक तथा सामाजिक दशा, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे मौर्य काल की जो राजनीतिक तथा सामाजिक दशा है उसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मौर्य काल की राजनीतिक दशा, पॉलिटिकल कंडीशन मौर्य पीरियड। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है सम्राट, जिसको हम किंग, राजा बोलते हैं। देखिए, इस समय राजा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। वह राजाज्ञा निकालता था, जितने भी राजा के आदेश होते थे वही निकालता था, और जितने भी पदाधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति भी राजा ही करता था। लेकिन पूर्ण रूप से वो निरंकुश नहीं था, या स्वेच्छाचारी कह सकते हैं, वो नहीं था वो, यानी कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे प्रत्येक कार्य जो है मंत्री परिषद की सलाह के जो है करने पड़ते थे। मंत्रियों की सलाह से वो कार्य करता था। युद्ध में राजा सेनापति का कार्य करता था, और राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि जो बाप राजा तो बेटा भी राजा, ऐसे चलते चलते वो राजा होता था। उसको प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य करने होते थे। तो दूसरा है अन्य अधिकारी, अदर्स ऑफिसर्स। देखिए, अन्य अधिकारी कौन होते थे? जो सम्राट की सहायता के लिए जो मंत्री होते थे या मंत्री परिषद होती थी, उन्हें अन्य अधिकारी कहा जाता था। मंत्री केवल 3 या 4 ही होते थे उस समय पर, और राजा को बड़ा विश्वास रहता था उन पर। मंत्री परिषद में 12 से लेकर 30 तक सदस्य होते थे। भिन्न भिन्न जनपदों में शासन की सुविधा के लिए राज्य की ओर से महत्व नियुक्त होते थे, जिनकी सहायता से राजकुमार शासन करते थे। ये होते थे अदर्स ऑफिसर्स। नेक्स्ट आपका प्रांतीय शासन, प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन। देखें, प्रांतीय शासन में जो है शासन की सुविधा के लिए सारा देश जो है प्रांतों में विभाजित कर रखा था, छोटे छोटे प्रांतों में, जिनके शासन प्रबंध की बागडोर राजकुमारों के हाथों में होती थी। जो राजकुमार होते थे, राजा के बेटे होते थे, उनके हाथ में इनकी बागडोर होती थी। महापात्र राजकुमारों को जो है शासन प्रबंध में विशेष रूप से सहायता करते थे। जो प्रांतीय शासन होता था वो केंद्रीय शासन का छोटा रूप होता था। जैसे केंद्रीय शासन होता है, उसका छोटा रूप प्रांतीय शासन होता था। नेक्स्ट होता था आपका नगर और गांव की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन एंड विलेज एरियाज। देखिए, नगर और गांव की व्यवस्था कैसे होती थी? प्रत्येक जो प्रांत होते थे वो छोटे तथा बड़े जिलों में बटा हुआ होता था। कुछ नगरों और गांवों को मिलाकर एक जनपद बनता था। प्रत्येक नगर के प्रबंध के लिए जो है 6 समितियां थी, जिनको अपने ही क्षेत्र में कार्य करना पड़ता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी। ग्राम निवासी जो है अपना मुखिया स्वयं चुना करते थे, तथा आपसी झगड़े पंचायतों के द्वारा तय होते थे उस समय पर। तो ये गांव और नगरों की व्यवस्था थी उस समय पर। ये हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं। सेना प्रबंध, देखिए मिलिट्री सिस्टम। सेना प्रबंध क्या था? सेना प्रबंध जो रण क्षेत्र में राजा सेनानायक होता था, यह युद्ध भूमि में उपस्थित रहा करता था। परंतु ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि राज्य काल के अंतिम समय में सेना का जो भार संभालने के लिए एक सेनापति नियुक्त कर दिया जाता था। संपूर्ण सेना के प्रबंध के लिए 6 समितियां थी जो भिन्न भिन्न कार्यों की देखभाल करती थी उस समय पे। फिर आपका न्याय प्रबंध। देखिए, न्याय प्रबंध, प्रत्येक राजा अपने राज्य का सबसे बड़ा जज होता था, अथवा न्यायाधीश भी हम उसको कह सकते थे। गांवों तथा नगरों के लिए अलग अलग न्यायाधीश होते थे। ग्राम के महापात्र और नगरों में राजुक न्याय करते थे। देखें, ग्राम का जो वो होता था न्यायाधीश, उसे महापात्र कहते थे, और नगरों का जो न्यायाधीश होता था उसको राजुक कहा जाता था। और यही उस समय पर वहां पर न्याय करते थे, छोटे छोटे झगड़ों का न्याय यही करते थे। अच्छा, विदेशियों के झगड़ों के निर्णय के लिए अलग न्यायालय होते थे उस समय पर।
अगर कोई विदेशी झगड़े हैं तो उसके लिए अलग न्यायालयों की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, इस समय पर जो है अदालतें मृत्युदंड तक दिया जाता था, किंतु यह जो दंड दिया जाता था अपराध के ध्यान में रखते निष्पक्षता से दिया जाता था, कोई पक्षपात उस समय पर नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है आपका गुप्तचर विभाग, स्पाइंग सिस्टम। देखिए, गुप्तचर विभाग में राज्य के अंदर तथा बाहर की सारी सूचनाएं गुप्त रूप से जो गुप्तचर विभाग के कर्मचारी के रूप राजा को मिलकर जाया करती थी, यानी कि जो गुप्त रूप से दी जाती थी वो सारी गुप्त सूचनाएं राजा को जाती थी। इस विभाग में नर तथा नारी दोनों कार्य करते थे। गुप्तचर विभाग में नर भी और नारी भी दोनों कार्य करते थे। केंद्रीय शासन व प्रांतीय शासन के विभाग का प्रत्येक कर्मचारी तथा अफसर बड़ी ईमानदारी से कार्य करता था। तो यह हमारा हो गया मौर्य काल की राजनीतिक दशा। नेक्स्ट है मैम मौर्य काल की सामाजिक दशा। देखिए, मौर्य काल की सामाजिक दशा, देखिए उस समय पर जो मौर्य काल में सामाजिक दशा में आता है, वर्ण व्यवस्था आती है, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में देखिए, मौर्यकालीन भारत के सामाजिक जीवन का आधार जो वर्ण व्यवस्था थी, इस समय भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, जिसका कार्य होता था पठन पाठन। दूसरा था क्षत्रिय, जिसका कार्य था देश की रक्षा करना, लड़ना। वैश्य का कार्य होता था व्यापार करना और शूद्र का कार्य था सेवा करना। ये उस समय की वर्ण व्यवस्था थी। दूसरा है विवाह प्रथा, मैरिज सिस्टम। देखिए, विवाह प्रथा जो है इस समय पर मौर्य काल में विवाह रूपी पवित्र संस्कार माना जाता था। स्त्री अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा अधिकार के अनुकूल पतिव्रता द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती थी और पुरुष अपनी उच्छृंखल पशु प्रवृत्ति की धर्मानुसार नियोजित देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण से मुक्त होकर अंत में निःश्रेय का अधिकारी बन जाता था। यानी कि उस समय जो विवाह प्रथा थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, यानी कि जो विवाह संस्कार था वो बहुत पवित्र रूप से देखा जाता था। नेक्स्ट है आपका स्त्रियों की दशा। देखें, कंडीशन ऑफ वुमेन्स। मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। इस समय जो है गृहस्थ जीवन को एक यज्ञ का रूप दिया जाता था, जो यज्ञ का स्वरूप माना जाता गृहस्थ जीवन को, और उस यज्ञ में स्त्री अर्धांगिनी के रूप में जो है पुरुषों का सहयोग प्रदान करती थी। उसका जो अत्यंत सौम्य रूप हमें इस समय की जो है कविताओं में पूर्ण रूप से दिखाई देता है, यानी कि स्त्रियों को बहुत पवित्र माना जाता था उस समय पर। नेक्स्ट है आपका खान पान, भोजन, फूड कल्चर। क्या था उस समय पर? देखिए, मौर्य काल के लोगों का जो आर्थिक दशा अच्छी थी, इसी कारण इस समय जो है के निवासी भोजन भी अच्छा करते थे। भाई, इनकम अच्छी होगी तो खान पान भी अच्छा होगा। धन के कारण इस युग के निवासी अच्छे भोजन के शौकीन रहे थे। अनेक प्रकार के व्यंजन और स्वादिष्ट भोजन से इस जो है युग के लोग परिचित थे। भोज्य पदार्थों में अन्न, फल, दूध, मांस मुख्य रूप से थे। सम्राट अशोक के जो अंतिम शासन काल में मांस का प्रयोग बहुत ही कम होने लगा था, क्योंकि सम्राट ने स्वयं इसका जो है सेवन बंद कर दिया था। तो इस समय के लोग जो है दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाते थे। अंत में लोग जो है चावल, दालें तथा भी खाने लगे थे। फल व तरकारियों का इस युग के निवासी अधिक प्रयोग किया करते थे। फिर है आपका इंडस्ट्रीज, उद्योग। देखिए, इस समय के निवासी अनेक प्रकार के उद्योग जो है करते थे, कि जिसमें इनका जो उद्योग था कृषि, व्यापार, कारीगरी, नौकरी, ये मुख्य रूप से इनके उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी। फिर है मनोरंजन के साधन, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। देखिए, मनोरंजन के साधन इस समय के जो समाज में मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित थे, जिसमें रथ दौड़, घुड़दौड़, सांड,
युद्ध, हस्ती युद्ध, हाथियों का युद्ध के द्वारा ये लोग अपना जो है ना मनोरंजन करते थे। इस समय के लोग जो है नाटक, नृत्य, नायक, वादक, ये आदि भी जो है इनके मनोरंजन के साधन के। इसके अतिरिक्त बागवानी, चित्रकला, मूर्तियां बनाना आदि भी इनके मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है त्योहार, फेस्टिवल। देखिए त्योहार, आज भी हमारे त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट है और उस समय पर भी, मौर्य काल में भी त्योहारों का बड़ा अच्छा दृष्टि से देखा जाता था। प्रत्येक छोटे बड़े त्योहार पर सब लोग बड़ी खुशियां मनाया करते थे। वे एक दूसरे के घर जाकर उनको बधाई दिया करते थे। रात के समय नाच रंग की सभाएं होती थी जिनमें सब लोग सम्मिलित हुआ करते थे। प्रत्येक धर्म के निवासी अपने अपने धर्म के त्योहारों को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते थे। इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि इस लोगों की जो सामाजिक दशा बहुत ही अच्छी थी। धनी थे, गरीब, किसान तथा कारीगर लोग सम्मिलित इनमें होते थे। इनके बीच अच्छे संबंध थे और एक दूसरे को सहायता पहुंचाते थे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।